मैं एक स्कूल में चौकीदार की नौकरी करता था और रोज़ जल्दी जाकर सब क्लासेस के दरवाजे खोलता और छुट्टी होने पर बंद करता था। यही मेरा काम था। उस स्कूल में एक नई टीचर नौकरी के लिए आई। वो बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। एक सुबह जब मैं पहले स्कूल गया तो वो वहीं पर थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि स्कूल में सबसे पहले मैं ही आता था। वो पहली टीचर थी जो मुझसे पहले आ जाती थी। मुझे लगा उसकी नई नई नौकरी है इसलिए जल्दी आ रही है, कुछ दिन बीत जाएंगे तो खुद लेट आने लगेगी। पर ऐसा नहीं हुआ और वो रोज़ मुझसे पहले आती और छुट्टी होने पर मुझे जल्दी भेज देती थी। मैं उनकी जल्दी भेजने वाली बात से बहुत खुश था। जब से वो स्कूल में आई थी तो स्कूल में बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। एक दिन छुट्टी के समय मैं क्लास में कुर्सी ठीक कर रहा था। जब मेरी नज़र सामने वाले क्लास में गई तो मेरी जान निकल गई। वो तो किसी के पवन की ड्यूटी स्कूल में एक गार्ड की थी और उसके बारे में ये बात पूरे स्कूल में मशहूर थी कि वो किसी से फालतू बात नहीं करता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था और ना ही उसने किसी से स्कूल में दोस्ती बना रखी थी। वो जहाँ काम करता था वो एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ फीस ना ज़्यादा थी ना कम थी। पवन से प्रिंसिपल बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसने कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं दिया था। वो कुछ समय पहले ही इस नौकरी पर लगा था और स्कूल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वो देखने में काफ़ी गरीब लगता था। उसके पास प्लास्टिक के जूते और दो जोड़ी कपड़े थे जिन्हें वो बदल बदल कर पहनता रहता, जिससे उसकी गरीबी साफ दिखती थी और वो कपड़े इस्त्री भी नहीं होते थे। उसकी ऐसी हालत देखकर उस प्रिंसिपल ने उसकी मदद करनी चाहिए और उससे बोली, पवन तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना और ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम में आएंगे। मगर उसने मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैडम मुझे सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, आप मुझे बस वो दे दीजिए जो मेरी मेहनत के बनते हैं। और उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर मुझे किसी से मदद लेनी ही होती तो इतनी मेहनत करने की मुझे क्या ज़रूरत है, वो तो मैं वैसे भी ले लेता। उसकी इस बात से प्रिंसिपल बहुत खुश हुई। उसकी ईमानदारी प्रिंसिपल को भी भा गई और उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी ताकि उसे कुछ सहारा मिल सके। वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताता था, अपने काम से काम रखता था और उसके पास इतना समय भी नहीं था जब वो किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बताए। आज के समाज में अपनी बात अपने पास ही रहे तो बेहतर है और इसी सोच को पवन ने अपने अंदर रखा और अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। एक दिन पवन अपनी ड्यूटी के देने के लिए कॉलेज के गेट पर बैठा हुआ था। एक ऑटो आकर स्कूल के पास रुका। उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर औरत उतरी, ऑटो का किराया दिया और स्कूल के अंदर जाने लगी। मगर पवन ने उसे रोक लिया तो वो कहने लगी, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। पवन ने उसे नरमी से कहा, मैडम देखिए, मैं प्रिंसिपल से पूछे बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। वो मुस्कुराकर बोली, वैसे तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हो, इस बात से मैं बहुत खुश हुई हूँ। लगता है कि तुम यहाँ नए आए हो क्योंकि पिछला चौकीदार तो गेट पर होता ही नहीं था। पहले जब मैं आई थी तो वो टहलता हुआ आया और मैंने बोला मुझे प्रिंसिपल से मिलना है तो उसने मुझे फ़ौरन अंदर भेज दिया था। जब मैं प्रिंसिपल के पास गई तो वो बहुत अच्छे व्यवहार की थी। मैंने उन्हें उस चौकीदार के बारे में बताया कि आपको उस चौकीदार को गेट पर रखने का क्या फ़ायदा है जब वो किसी को बिना जांच पड़ताल करे बिना जाने देता है। प्रिंसिपल ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, उसकी काफ़ी शिकायत आ रही है, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने तुम्हें रखा है और उसे निकाल दिया। पवन मुस्कुराकर बोला, फिर तो आपसे डरना चाहिए। वो लड़की उलझन में पूछने लगी, क्यों? तो पवन बोला कि प्रिंसिपल आपकी सुनती हैं और आप कहीं मुझ गरीब को भी नौकरी से ना निकलवा देना। वो मुस्कुराकर बोली, चिंता नहीं करो, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसलिए तुम बच गए। फिर पवन उसे रोक के अंदर प्रिंसिपल से पूछने गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने आज मिस निशा को बुलाया था, उन्हें अंदर भेज दो। वो दिल में सोचने लगा, इनकी तरह इनका नाम भी खूबसूरत है। वो वापस गेट पर गया और मुस्कुराकर पूछने लगा, आप मुझे अपना नाम लिखा दें, मैं आपको अंदर जाने दूंगा। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम निशा है। पवन ने कहा, अच्छा जी, चले जाइए आप। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। उन्होंने निशा को अपने स्कूल में टीचर की जॉब देने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो आज उनसे मिलने आई थी। निशा ने ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल के सामने पवन की बहुत तारीफ की तो उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, सच में पवन एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। क्योंकि एक बार छुट्टी के समय मेरा पर्स स्कूल में रह गया था तो उसने मुझे उसी समय फ़ोन करके बता दिया और मेरे पर्स में काफ़ी रुपए थे
उस दिन मैंने उसने मुझे वो पर्स वैसे ही ला कर दिया। कोई और होता तो पर्स के बारे में मुझे बताता तक नहीं। निशा भी पवन की इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई। इन्हीं बातों बातों में प्रिंसिपल और निशा घुल मिल गई थी। उन्होंने निशा के डॉक्यूमेंट्स देखे जो जॉब रखने के लिए बिल्कुल ठीक थे, इसलिए उन्होंने उसे टीचर की नौकरी पर रख लिया। निशा ने अगले दिन से ही स्कूल ज्वाइन कर लिया और अपना काम अच्छे से करने लगी। इसी बीच प्रिंसिपल और निशा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी स्टाफ के टीचर्स उससे जलने लगी थी। कुछ ही दिनों में निशा ने प्रिंसिपल का दिल जीत लिया था, क्योंकि वो अपना काम बहुत मेहनत और अच्छे से करती थी। और वो एक दिन घर से प्रिंसिपल के लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लाई थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। वो खीर खाने के बाद अब वो उससे अपनी इच्छा से खीर बनवाने लगी थी, और कभी उन्हें ज़रूरत होती या उनके घर में कोई मेहमान आ जाते तो निशा उनके घर पर जाकर भी उनकी मदद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से वो उससे बहुत खुश रहती थी। निशा को पवन की ज़िंदगी पर भी बहुत तरस आता था, जो अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत और मुश्किल से काट रहा था। उसकी आदत बहुत सादी सी थी। उसे जो खाने के लिए मिलता था वो खा लेता था। बैठने के लिए जो जगह मिलती थी वहीं पर बैठ जाता था। उसके पास एक सस्ता सा नोकिया मोबाइल था, जिसमें आवाज़ भी कट कट कर आती थी। उसके मोबाइल की हालत देखकर प्रिंसिपल ने उसे एक पुराना टच मोबाइल देने के लिए सोचा, और अपने घर में एक फालतू रखा हुआ फ़ोन स्कूल में लाई। पवन को ऑफिस में बुलाकर उन्होंने उससे कहा, ये मोबाइल तुम रख लो, तुम अकेले बोर होते होगे, मैं इसमें बैलेंस भी डलवा दूंगी, तुम इससे अपना दिल बहला लेना। पर उसने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, ना ही उसे कोई शौक था। स्कूल में नौकरी करने वाले क्लर्क पवन से जलने लगे। वो सोचते थे कि हमसे तो किसी की में इतनी हिम्मत भी नहीं है जो प्रिंसिपल से फालतू बात भी कर सके। एक पवन और निशा हैं जो प्रिंसिपल से उनके घर पर भी मिलते हैं, उनके घर के कामों में भी मदद करते रहते हैं। स्कूल के क्लर्क पवन को रोक रोक कर कहते थे, पवन हमें भी बता दो प्रिंसिपल को क्या घोल कर पिलाया है, तुम तो उनसे बड़ी हंस हंस कर बातें करते हो। मगर पवन किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था और ना किसी से दोस्ती करता था। अपने काम से काम रखता था और उन सब में दोस्त बनने की कोई लायक भी नहीं था। सब सामने अच्छे बनते थे और पीठ पीछे पवन की बुराइयां करते थे, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें डांट देती थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ये सब पवन से जलते हैं और जलन में ये सब झूठ बोलते हैं। इसी कारण वो किसी की बात पर विश्वास नहीं करती थी। सब चुपके चुपके बातें बनाते रहते थे और उस पर बातें भी मारते रहते थे। कुछ लोग तो उसे निशा का दीवाना भी कहने लगे थे, पर वो उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दिया करता था। निशा के लेकर भी टीचर आपस में बातें करती रहती थी, पर निशा उनसे बहुत नरमी और बहुत प्यार से बात करती थी। कुछ टीचर उसके व्यवहार को देखकर उसकी दोस्त बन गई थीं और बहुत सारी उससे जलने लगी थीं। आजकल प्रिंसिपल के घर में उनके बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, और इस काम के लिए उन्होंने छुट्टी के बाद अपने घर पर पवन को बुलाना शुरू कर दिया। और यही बात प्रिंसिपल ने निशा से भी कही थी, पर उसने प्रिंसिपल से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहती थी और उसे घर जाकर उन्हें खाना देना होता था। अब निशा ने छुट्टी के समय पवन से कहना शुरू कर दिया था कि पवन तुम जल्दी चले जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल के घर भी जाना है, मेरे पास कुछ काम है, मैं वो करके स्कूल को लॉक कर दूंगी और चली जाऊंगी। वो उसकी बात मान गया और चला गया, और वो रोज़ ही उसे पहले भेज देती थी। निशा ने ये बात प्रिंसिपल को बताने से मना कर रखा था। उसका कहना था कि वो फालतू ही परेशान हो जाएंगी, मैं बस अपना काम ख़त्म करने के बाद स्कूल बंद करके चली जाऊंगी, तुम बस प्रिंसिपल को नहीं बताना। उसने उसकी बात आसानी से मान ली और फिर उसने स्कूल की चाबी उसे दे दी और प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया। उसकी इस बात से निशा बहुत खुश थी और पवन से बहुत नरमी और प्यार से बात करती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन छुट्टी के थोड़ी देर पहले ही निशा को उसके पिता की कॉल आई। उन्होंने बताया कि उसकी माँ को चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें बहुत मुश्किल से होश मिलाकर अस्पताल लेकर आए हैं, क्योंकि गिरने के कारण उसकी माँ का सर किसी चीज़ से टकरा गया और उनके सर से खून बहने लगा। वो उन्हें बहुत मुश्किल में अस्पताल लेकर आए हैं, उनके ड्रिप चढ़ रही है। ये सब सुनकर निशा रोने लगी, तो प्रिंसिपल ने निशा को तसल्ली दी और पवन को अपनी गाड़ी देते हुए कहा कि वो उसे अस्पताल ले जाए, और साथ में कुछ पैसे पवन को दिए और कहा तुम ये पैसे रख लो, मैं निशा को दूंगी तो वो नहीं लेगी, तुम वहाँ जाकर उसकी माँ की दवाइयों का भी बिल भर देना। पवन ने पैसे लिए और जल्दी से निशा को गाड़ी में बिठाया। वो पीछे बैठ गई, रोती रही। पवन उसे तसल्ली देता रहा। उसकी बातों से निशा को काफ़ी तसल्ली मिली। जब वो दोनों अस्पताल पहुँचे तो पवन ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और दोनों अस्पताल के अंदर चले गए। वो एक सरकारी अस्पताल था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वो निशा की माँ का कमरा ढूंढने लगा,
अस्पताल बहुत बड़ा था, ऐसे एक कमरा ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसीलिए निशा ने अपने पिता को कॉल की तो उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट बताया। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उसकी माँ को ड्रिप चढ़ रही थी। निशा के पहुंचते उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तो वो तड़प के झुकी और माँ के गले लग गई और प्यार करने लगी। पवन ने उसके पापा से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। निशा के पिता ने बहुत अच्छे से पवन का जवाब दिया, क्योंकि निशा अक्सर पवन और प्रिंसिपल की घर पर बात करती रहती थी। पवन निशा के पिता को बाहर ले गया और प्रिंसिपल के दिए हुए रुपए उन्हें दे दिए। उन्होंने लेने से मना किया, पर पवन ने ज़बरदस्ती उन्हें वो रुपए दे दिए और उसने कहा, अगर आप नहीं लेंगे तो फिर प्रिंसिपल बुरा मान जाएंगी। उन्होंने इतना ही किया है आपके लिए, तो ये आपको ले लेने चाहिए। निशा के पिता ने उसके हाथ में से पैसे लिए और उससे कहा, मेरी प्रिंसिपल से बात करा दो। उसने उन्हें कॉल मिलाकर फ़ोन किया। फ़ोन निशा के पिता के हाथ में दे दिया। उन्होंने प्रिंसिपल का शुक्रिया किया और वो जवाब में निशा की तारीफ़ करने लगी। निशा के पिता अपनी बेटी की तारीफ़ सुनकर खुश हुए थे। जब तक निशा की माँ ठीक नहीं हुई और उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर दिया गया, पवन उनके साथ में ही रहा और फिर डिस्चार्ज होने के बाद प्रिंसिपल की गाड़ी में ही उनके घर पर छोड़ने गया। और जब उन्हें छोड़कर घर से जाने लगा तो निशा बोली, रुको पवन, चाय पीकर जाना, क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है। निशा के पिता ने भी उसे रोकना चाहा। वो माफ़ी मांगते हुए बोला, चाय मेरी आप पर उधार रही, फिर किसी दिन आकर पी लूँगा। मैं संडे वाले दिन आ जाऊँगा। अभी जाने दे, मैं प्रिंसिपल की गाड़ी लेकर आया हूँ। अपनी तरफ से आऊँगा तो कोई बात नहीं है, कितनी भी देर सवेर हो जाए, पर अब मेरे पास उनकी गाड़ी है तो एक जिम्मेदारी है, मैं नहीं रुक सकता। निशा के घर वालों ने ये बात समझी और बोले, चलो बेटा, कोई बात नहीं, तुम संडे आना और हमारे साथ खाना खाकर जाना। पवन ने बोला, जी मैं चाय पीकर जाऊंगा, खाने के लिए आप परेशान नहीं होना। निशा ने कहा, ठीक है, पर उसके पिता बोले, नहीं बेटा, तुम्हें खाने पर आना है, जो हम खाते हैं वही खिलाएंगे, हम भी गरीब लोग हैं, ये घर भी किराए का है। निशा मेरी एक लौती बेटी है, इसको पढ़ाने का बहुत शौक था, उन्हीं पैसों से इसकी अपनी पढ़ाई भी चल रही है थी। इसने एमए कर लिया तो एक दिन इसे प्रिंसिपल एक मॉल में मिली थी और ये वहाँ खड़ी हुई अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी और जॉब के बारे में पूछ रही थी। प्रिंसिपल इसके पास ही खड़ी थी। उन्होंने इसकी बात सुन ली। उनका अपना एक प्राइवेट स्कूल था जिसके लिए उन्हें टीचर की ज़रूरत थी। तो उस समय प्रिंसिपल ने इससे बातचीत की और उसे एड्रेस बताया। वहीं खड़े खड़े इसकी जॉब लग गई थी। ये बहुत खुश हो गई थी। अभी अनुभव कम है तो वो तनख्वाह कम देती हैं, लेकिन हम लोग इसी में खुश हैं, कम ही सही लेकिन कुछ तो आ रहा है। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि समय के साथ वो सैलरी बढ़ा देंगी। इन्हीं बातों बातों में निशा अपने किचन के एक पुराने कप में पवन के लिए चाय लेकर आ गई और उसे देने लगी। उसके पिता बोले, बेटा पियो। वो चाय को देखकर मुस्कुराया और जल्दी से चाय का कप उठाकर चाय पीने लगा। इतने में प्रिंसिपल की कॉल आ गई और वो निशा की माँ का हालचाल पूछने लगी। तो पवन ने फ़ोन निशा को दे दिया। प्रिंसिपल ने निशा से बात की। बात करने के बाद जब उसने फ़ोन पवन को वापस दिया तो वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। निशा के पिता ने कहा, बेटा चाय तो पूरी पीते जाओ, लेकिन उसने कहा, नहीं अंकल, मैं फिर कभी आऊँगा, मैडम की कॉल भी आ गई है, मुझे जाना होगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं संडे को ज़रूर आऊँगा। पवन ने उसकी माँ से हालचाल पूछा तो उन्होंने बस हाँ में जवाब दिया। ज़्यादा ठीक से बात नहीं की, जबकि निशा के पिता ने उससे बहुत अच्छे से बात की थी। वो वहाँ से निकलकर जल्दी से प्रिंसिपल के घर पहुँचकर उनको उनकी गाड़ी दे दी। प्रिंसिपल ने निशा को पूरे सप्ताह की छुट्टी दे दी थी। उनका कहना था कि माता पिता ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी देखभाल करो, और उन्होंने निशा की सैलरी भी बढ़ा दी थी। पवन का दिल निशा के बिना नहीं लगता था। उसके ना आने पर वो उदास उदास सा रहने लगा था। उसकी उदासी से प्रिंसिपल को भी अंदाज़ा हो गया था कि पवन निशा को पसंद करने लगा है। बल्कि पूरे स्कूल के स्टाफ को पवन के मजनूपन का अंदाज़ा हो चुका था। पर निशा पवन की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे कभी कभी पवन पर शक होने लगा था कि जैसे वो उसमें रुचि ले रहा है, मगर वो अपना वहम समझ के इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। पवन के घर से जाने के बाद निशा की माँ ने उसके पिता से लड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक चौकीदार को इतना सर पर चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। चलो इस बात को भी छोड़ो, लेकिन उसे खाने पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। वो एक चौकीदार है और तुम उसे ऐसी इज्जत दे रहे थे जैसे वो किसी सेठ का बेटा हो। उसके पिता गुस्से से कहने लगे, तुम तो उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो जैसे खुद किसी सेठ की पत्नी हो। अरे वो हमारे जैसा ही है और कितना अच्छा इंसान है, उसने हमारी कितनी मदद की। निशा की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, उसने कौन सी अपनी जेब से मदद की है। अरे वो प्रिंसिपल का नौकर है, उन्होंने उसे रुपए दिए तो वो देने आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम उसकी दावत करने का कह रहे हो। तुम्हारी बेटी तो उसके लिए चाय के लिए नए बर्तन बिस्किट भी निकाल रही थी। वो तो मैंने गुस्से से उससे कहा कि ज़्यादा इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो घर में बर्तन है जिसमें हम लोग पीते हैं वही बर्तन में उसे दो। अगर तुम लोगों को इज्जत देनी है तो प्रिंसिपल को दो, जिन्होंने हमारा इतना भला किया है। निशा के पिता ने कहा, वो एक अमीर औरत है, शुक्र करो कि वो हम जैसे लोगों से बात भी कर लेती हैं। और पवन में क्या बुराई है, तुम्हें पता है, प्रिंसिपल मैडम उसकी तारीफ करते नहीं थकती। तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। निशा की माँ एक बहुत होशियार औरत थी। वो पवन की आंखों में निशा के लिए रुचि देख चुकी थी। निशा के रिश्ते आ रहे थे मगर उनके जैसे ही लोगों के थे, मगर उसकी माँ को अमीर परिवार में रिश्ता चाहिए था। ऐसे ही दिन बीतते गए। संडे का दिन भी आ गया। निशा के पिता ने अपनी पत्नी के गुस्से को अनदेखा कर पवन और प्रिंसिपल को दावत दे दी। प्रिंसिपल मैडम बहुत खुशी से आने के लिए मान गई और उन्होंने कहा कि मैं पवन के साथ आ जाऊंगी। उनके अंदर अमीर गरीब वाला घमंड नहीं था। वो गरीब हो या अमीर, सबको एक समान मानती थी। जब निशा को पता चला कि पवन के साथ प्रिंसिपल भी साथ में आ रही हैं तो वो बहुत खुश हो गई। अगले दिन उनकी दावत थी तो उसकी माँ उसके साथ मिलकर उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। निशा की माँ वैसे तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन जब उसका मूड ना हो तो वो खाना बनाने से साफ मना कर देती थी। लेकिन आज तो प्रिंसिपल मैडम आ रही थी, इसलिए उन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम के समय जब पवन प्रिंसिपल के साथ निशा के घर पर आया तो अपने वही कपड़े जो काफ़ी घिसे हुए थे उनमें से ही एक प्रेस करके पहन के आ गया। प्रिंसिपल ने उसे एक नया सूट देने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। उसके जूते भी वही पुराने घिसे हुए थे, पर वो इसी हालत में प्रिंसिपल की गाड़ी में उन्हें बिठाकर निशा के घर पर ले आया। निशा की माँ प्रिंसिपल को सर आंखों पर बिठा रही थी और पवन से तो वो बोल भी नहीं रही थी। दूसरी ओर निशा के पिता उसे बहुत इज्जत दे रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। उसे ऐसा नहीं लगने दे रहे थे जैसे वो अकेला है। वो शर्म के कारण खा पी भी नहीं रहा था, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती खिला रहे थे। उस दिन पवन की तो कोई खुशी की सीमा नहीं थी। वो इतने दिनों से निशा से नहीं मिला था और आज उसे देखकर काफ़ी खुश लग रहा था। प्रिंसिपल ने बहुत शौक से खाना खाया और कुछ तो वो अपने लिए पैक करके अपने साथ ले गई। उन्हें खाना बहुत पसंद आया था। जब वो आई थी तो वो सबके लिए आधी बेकरी उठाकर ले आई थी। निशा की माँ उन सब चीज़ों को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उनको प्रिंसिपल मैडम ने कुछ रुपए भी उनकी मुट्ठी में पकड़ा दिए थे। उन दोनों के जाने के बाद निशा की माँ पवन की बुराई कर रही थी कि खाना मैंने प्रिंसिपल मैडम के लिए बनाया था, उस पवन के लिए नहीं। ऐसे लोगों की कौन दावत करता है। निशा के पिता बोले, तुम तो जहाँ पैसे देखती हो उसे सर पर बिठा लेती हो। तुम इंसानों की पहचान सीखो। वो तो शुक्र है कि प्रिंसिपल बहुत अच्छी औरत है, वरना ज़्यादातर अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं। निशा की माँ की तबीयत में अब सुधार आने लगा था और वो अब घर का काम भी खुद करने लगी थी। इसीलिए निशा ने मंडे से दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया और पहले की तरह फिर से पवन को छुट्टी से पहले ही घर भेजने लगी थी। और पवन भी उसकी बात मानकर प्रिंसिपल के घर पर पहुंच जाता था, क्योंकि आजकल प्रिंसिपल के घर में शादी के लिए पेंट हो रहा था, तो इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने पवन को दे रखी थी। पवन को निशा की ओर से चिंता होने लगी। वो उसे जल्दी जाने का बोल देती है और खुद लेट जाती है। पवन को ये बात कुछ अजीब सी लगी थी। वो इस बात से बहुत परेशान हो रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था कि वो इतनी लेट रुककर कौन सा काम करती है। एक दिन वो प्रिंसिपल से बहाना करके चुपके से दोबारा स्कूल में आ गया और निशा को देखने लगा। वो उसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में दिखी तो वो उस पर नज़र रखने लगा। वो सामने वाली क्लास में कुर्सी ठीक करने लगा और बहाने से निशा को देख रहा था। जब उसने देखा कि निशा कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रही है, ये देखकर वो हैरान हो गया। वो फौरन गुस्से से निशा के पास गया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है। वो उसे देखकर हैरत से घबरा गई और पवन से पूछने लगी, तुम यहाँ क्यों आए। वो बोला, तुम्हारा कारनामा देखने के लिए। निशा ने मौका देखते ही डांस सीखने वाली लड़कियों से कहा, जाओ सबकी छुट्टी है। उसके कहने पर वो सब चली गईं। उन लोगों के जाने के बाद निशा ने पवन को समझाने की कोशिश की, देखो तुम मेरे हालात के बारे में समझो। मैंने एक बार एक बच्ची को स्कूल के ड्रामा के लिए डांस सिखाया था। वो मेरे डांस से बहुत खुश हुई और डांस में फर्स्ट भी आई थी, और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे प्लीज़ पूरा डांस सिखा दें और मैं आपको इसकी फ़ीस भी दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उससे कहा कि डांस सीखने के लिए और भी लड़कियों को इकट्ठा करें। तुम तो सब जानते हो कि मेरे घर के कैसे हालात हैं, इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांस सिखाना शुरू कर दिया। मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं प्रिंसिपल और तुम्हारी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए स्कूल में डांस सिखाने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताना, वरना मुझसे उनका भरोसा उठ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी और सबको डांस सिखाना भी बंद कर दूँगी। पवन ने एक लंबी सांस खींची और कहा, एक भी शर्त पर मैं तुम्हारा राज रख सकता हूँ।
कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मुझसे शादी कर लो। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, बस मेरे प्यार का जुनून है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर निशा गुस्से में आ गई और कहने लगी, जाओ प्रिंसिपल को जाकर बता दो। तुम रुको, मैं उन्हें फ़ोन करके अभी सारी सच्चाई बता देती हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मुझे माफ़ कर देंगी। इतनी सी बात छुपाने के लिए तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहे हो? तुम अपनी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में अंतर तो देखो। तुमने तो 12वीं पास भी नहीं कर रखी और मैंने एमए कर रखा है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मुझे एक न एक दिन बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं अपने ही जैसे एक पढ़े लिखे लड़के से शादी कर लूँगी। तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो और अपने ही जैसे किसी लड़की से शादी कर लो। मेरी बात मानो, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात के लिए कुछ नहीं कहूँगी। सपने देखना हर किसी का अधिकार है और वो देख सकता है, मगर सपने भी ऐसे देखना चाहिए जो आसानी से पूरे हो सकें। पवन पूरे विश्वास से बोला, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है, वो मेरा सपना ज़रूर पूरा करेगा। निशा गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। तुम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। ये कहकर उसने प्रिंसिपल को कॉल कर दी। रोते रोते सारी बात प्रिंसिपल को बता दी और पवन की शादी करने वाली बात भी उन्हें बता दी। प्रिंसिपल ने यह सब सुनकर एक लंबी सांस ली और उससे कहा, तुम इतनी परेशान न हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम टेंशन ले रही हो। हाँ, तुमने गलत तो किया है और तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी, लेकिन ये सज़ा मैं बाद में दूंगी। उसने प्रिंसिपल से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कॉल काट दी। उसके बाद वो अपने घर आ गई। उसके चेहरे से परेशानी साफ दिख रही थी। उसकी माँ उसकी शादी एक अमीर आदमी से करना चाहती थी। उनका कहना था कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो वो किसी अमीर परिवार की ही बहू बनने के लायक है। वो निशा से कहती थी कि तुम अमीर अमीर लोगों को अपने दोस्त बनाओ, शायद तुम उनके रिश्तेदार या उनके किसी जानने वाले को पसंद आ जाओ तो तुम्हारी शादी अमीर परिवार में हो जाएगी और तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। माँ के कहने पर उसने अमीर अमीर दोस्त बनाना शुरू कर दिए और उन लोगों के घरों पर कोई भी फंक्शन होता वो कभी भी फंक्शन में जाना नहीं छोड़ती थी। निशा के पिता एक लॉन्ड्री पर नौकरी करते थे और लॉन्ड्री का मालिक उसके पिता को कपड़े घर पर ही प्रेस के लिए दे दिया करता था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े बहुत पैसों में फ़ायदा हो जाता था। और निशा की माँ को कभी किसी फंक्शन में जाना होता तो वो प्रेस के लिए जो कपड़े आते थे उसमें से कपड़े पहन लेती थी और अपनी झूठी इज्जत बनाती रहती थी और निशा को भी ऐसा करने पर मजबूर करती थी ताकि वो अमीर दिख सके। निशा को ये झूठी इज्जत बनानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन सब से वो खुश नहीं होती थी। उसकी माँ गुस्से वाली थी, इसलिए मजबूरन निशा को वो कपड़े पहनने पड़ते थे। उसकी माँ की 1000 कोशिशों के बाद भी निशा की किस्मत नहीं खुली थी। उसे किसी भी दोस्त के रिश्तेदार ने नहीं पसंद किया और उसकी साथी सहेलियों को बहुत अमीर अमीर रिश्ते मिल गए थे और वो आस लगाए बैठी रह जाती थी। फंक्शन से आकर निशा ने माँ को साफ मना कर दिया, वो वैसा कभी नहीं करेगी। तो उसकी माँ भी मजबूरन मान गई और निशा के लिए रिश्ते वाली को लगा लिया और उससे कहा, कोई बहुत अमीर रिश्ता बताओ, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर रिश्ते वाली ने उनके रिश्ते के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उनके घर का माहौल और गरीबी को देखकर उनके यहाँ कोई अमीर रिश्ता लाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए कोई अमीर बड़ी उम्र के आदमी से भी रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई थी, मगर उसे वो भी नहीं मिला। उधर पवन ने निशा के पिता से अपनी और उसकी शादी के लिए बात कर ली। पवन को उसके पिता ने जवाब दिया कि घर पर मिलो, फिर बात करते हैं। तो वो बात करने के लिए उसके घर पर चला गया। घर पर मिलने के बाद उन दोनों में कुछ ऐसी बात हुई कि उसके पिता उसके साथ बेटी का रिश्ता करने के लिए तुरंत मान गए। उसके पिता की बात सुनकर उसकी माँ ने बहुत हंगामा किया, लेकिन उनका हंगामा मचाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि निशा के पिता ने उसकी माँ की एक भी बात न सुनी और मंदिर में बहुत सादगी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। निशा भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसने भी अपनी माँ के साथ मिलकर इस रिश्ते पर हंगामा किया और उसके पिता ने उसे अपने बुढ़ापे का वास्ता देते हुए निशा से कहा कि बेटी, तेरी माँ तेरे अच्छे रिश्ते के लिए कितने समय से अमीर रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी, पर कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका। हाँ, मैं मानता हूँ पवन गरीब ज़रूर है, पर उसने मुझसे वादा किया है कि वह अच्छी नौकरी करने की पूरी कोशिश करेगा और हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। इसमें उसका और हमारा दोनों का फ़ायदा है। मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देगा। निशा को उसके पिता ने जब समझाया तो निशा अपने पिता के समझाने पर मान गई। तो फिर उसकी माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उनके लिए निशा ही एक सहारा थी जो रिश्ते से इनकार कर सकती थी, पर वो भी अपने पिता की साइड हो गई। निशा इसलिए इस पर मानी थी क्योंकि वो अपने पिता की परेशानियों को और नहीं बढ़ा सकती थी।
पवन से कम उसके पिता को तो फ़ायदा मिलेगा, वो माँ और पिताजी का सहारा तो बनेगा। इसीलिए वो शादी के लिए राज़ी हुई थी। फिर उसकी माँ को निशा के पिता ने गुस्सा दिखाया तो ऊपर के दिल के साथ मान तो गई, पर उन्होंने पवन को एक नज़र भी नहीं देखा, ना ही उसे कोई इज्जत दी, ना उसे कभी उस घर का दामाद होने का दर्जा दिया। पवन और निशा की शादी एक पास के मंदिर में करा दी गई। पवन की सास उसे बात बात पर जलीकटी सुनाती रहती थी, पर वो जवाब में कुछ नहीं बोलता था और बस उनकी बात पर हंसता रहता था। उसे निशा की माँ की बातों से बिल्कुल असर नहीं पड़ता था। वो निशा को पाकर बहुत खुश था और खिलखिला रहा था। उसने निशा से कहा कि वो गरीबी के कारण उसे शादी का महंगा जोड़ा नहीं दिला सकता, पर किराए वाला जोड़ दिला सकता है। निशा ने कहा कि मुझे किराए का जोड़ा भी नहीं चाहिए, मैं उससे ज़्यादा अपने सस्ते कपड़े ज़्यादा खुशी महसूस करूँगी। प्रिंसिपल मैडम को जब ये बात पता चली तो बहुत खुश हो गई और उन दोनों को साथ रहने का आशीर्वाद दिया। और वो निशा के पास बैठकर बड़े भावुक अंदाज में बोली, निशा बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और पवन की पढ़ाई में बहुत अंतर है, पर विश्वास करो कि पढ़ाई की कमी के अलावा उसमें सारी इच्छाइयाँ हैं। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि तुम उसके साथ खुश रहोगी। कभी तुम्हें अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि पवन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर पवन और निशा की शादी मंदिर में हुई और प्रिंसिपल मैडम भी उनकी शादी में बहुत खुशी से शामिल हुई। उन्होंने निशा और पवन को शादी का तोहफा देना चाहा, तो पवन ने माफ़ी के साथ इनकार करते हुए कहा कि वो इस पर ख़ास मौके पर अपने ही खुद के खरीदे कपड़े पहनना चाहता है। तो इस पर प्रिंसिपल मैडम ने जवाब दिया कि ठीक है। पवन ने एक सस्ता जोड़ा खरीदा। निशा और उसके पिता ने भी उसके लिए सूट खरीदने को कहा था, पर उसने मना कर दिया। उसके पिता पवन की खुददारी से बहुत खुश थे और वह सब रिश्तेदारों से खुशी में ये कह रहे थे कि मुझे एक बेटी देकर एक बेटा मिल गया है। पवन काम से आकर सबसे पहले निशा के पिता से मिलता और कुछ देर बैठकर उनसे बातें करता था और उनके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करता था, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके थे और काम पर भी नहीं जा सकते थे। घर की सारी जिम्मेदारी पवन और निशा पर आ गई। वो दोनों मिलकर अब घर का खर्च उठा रहे थे। पवन पहले की तरह अब भी चौकीदारी की नौकरी कर रहा था। उसकी शादी को हुए 1 महीना होने वाला था। 1 महीने बाद पवन की प्रिंसिपल मैडम ने उसकी सैलरी डबल कर दी, तो पवन ने प्रिंसिपल से मना किया कि आप अपना नुकसान ना करें। तो वो खुश होकर बोली, मैंने तुम्हारी जॉब बदल दी है, तुम अब ऑफिस में हिसाब किताब का काम देखोगे। मुझे आशा है कि तुम ये काम आराम से कर लोगे। आखिर तुमने 12वीं तो पास कर रखी है। अगर किसी चीज़ में तुम्हें परेशानी हो तो अपनी पत्नी निशा से पूछ लिया करना, वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो खुश होकर शुक्रिया करने लगा और घर जाकर सारे रुपए अपने ससुर के हाथ पर रख दिए और बोला कि अब आप ही मेरे पिता हैं, आपने मुझे बेटा माना है। वो बहुत इनकार करते रहे कि वो ये पैसे नहीं ले सकते, तुम दोनों पति पत्नी ही रखो। पर निशा बोली, पवन ने जब एक बेटे की तरह आपको माता पिता की तरह इज्जत दी, तो फिर आप अपना बड़ापन दिखाकर इनकार मत करिए, वरना उसका दिल टूट जाएगा। निशा के पिता ने वो पैसे लेकर घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। निशा की माँ हर समय पवन से मुंह बनाकर रहती थी। उनका कहना था कि हमारी इतनी प्यारी बेटी थी, उसे इस अनपढ़ गवार पवन से ब्याह कर उसे तबाह कर दिया है। अभी तक निशा की माँ पवन को नफरत और बेइज्जती की नज़रों से देखती रहती थी। वो यही कहती थी कि मेरी बेटी को तूने अपने जाल में फंसा लिया, वरना मेरी बेटी तो महलों में रहने के लायक थी। उसके पिता ने उसकी शादी करने में जल्दी कर दी, वरना ये कभी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी। पवन उनकी बात सुनकर उनसे जवाब में कुछ नहीं कहता था और खामोश रहता था। इतना करने के बाद भी उसकी सास उससे खुश नहीं रहती थी। ऐसे एक दिन बीतते गए और पवन ने किस्तों पर बाइक खरीद ली थी और फिर दोनों पति पत्नी एक साथ स्कूल जाने लगे। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। निशा की सहेलियां हैरत से निशा से कहती थीं कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और एक अनपढ़ चौकीदार से शादी कर ली। तो वो उन्हें जवाब देती थी कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आज संडे का दिन था। पवन और निशा हर संडे को घूमने जाते थे। अभी वो जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से पवन को एक फ़ोन आया कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ये सुनकर बहुत तड़प गया और फिर परेशानी से बोला कि निशा जल्दी चलो, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके पीछे निशा के पिता भी ऑटो रिक्शा में बैठकर चल पड़े। जब पवन ने बहुत बड़े घर के सामने ऑटो रिक्शा रुकाई और उतर के निशा को इशारा किया कि अंदर आए, उसके पिता भी पीछे आ गए। पवन जब अंदर गया तो अंदर 2 लोग सोफे पर एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। दोनों उठकर उससे मिले और निशा को देखकर हैरान हो गए। पवन ने बताया कि ये उनकी बहू है निशा। पवन के पिता हैरत से पवन को ही देख रहे थे। पवन उनसे जाकर मिला और उन्हें निशा और उसके रिश्ते के बारे में बताया। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों से एक दूसरे को कुछ कहा।
फिर आगे बढ़कर निशा को पवन की माँ ने गले से लगाकर कहा, अरे हमारी बहू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। निशा शर्मा गई। उन्होंने निशा के पिता को भी इज्जत से बिठाकर बताया कि पवन एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का है और उनका इकलौता बेटा है। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। उसके पिता और मेरे हमेशा आपस में लड़ाई रहती थी। हमारी लड़ाई बढ़ती गई और वो मुझसे रूठकर घर से बाहर दूसरे शहर चले गए थे। पवन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे अनदेखा करके चले गए। पवन इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। फिर उसकी माँ ने भी पति से कह दिया कि वो उसके घर को छोड़कर जा रही हैं। पवन उन्हें भी रोकता रहा, पर वो भी नहीं रुकी। घर में बस पुराने नौकर ही थे। पवन ने बहुत बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की और धमकी दी कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा, पर दोनों में से किसी को भी पवन की बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, साथ में रहते हैं, पर वो दोनों नहीं माने और गुस्से में पवन ने उनकी दौलत को ठुकरा दिया। कहा कि उससे उनकी धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस सुकून चाहिए। इसी कारण वो रूठ कर चला गया। सबके जाने के बाद पवन घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने अपना इंटर का सर्टिफिकेट उठाया और पर्स में जो भी पैसे पड़े थे उसे लेकर घर छोड़कर चला गया और यहाँ आकर प्रिंसिपल मैडम के स्कूल में चौकीदारी की नौकरी मांग ली और उन्होंने उसको नौकरी दे दी। इस तरह पवन गरीब बनकर नौकरी करता रहा और निशा से शादी कर ली। जब पिता ने सुना कि वो घर छोड़कर चला गया है तब वो बहुत तड़प उठे और उसे ढूंढने लगे। बेटे के कारण दोनों पति पत्नी फिर साथ आ गए। उसकी माँ ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया तो वो भागा हुआ आया, वरना वो पहले भी उसे बहुत मना चुके थे और वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उन्होंने देखा कि वो किसी से शादी करना चाहता है तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और दोबारा से आपस में कभी नहीं लड़ने का वादा कर लिया। पवन रोते हुए बोला, क्या फ़ायदा हुआ आपके लड़ने और सब अब साथ में रहने का। मेरा सारा बचपन तो आप लोगों की आपस में लड़ाई के कारण बहुत दुख भरा गुजरा है। ना माँ हार मानती थी, ना ही पिता। दोनों में से किसी एक को भी अपने इकलौते बेटा का ख्याल ही नहीं आया कि वो कितना अकेला हो गया है। जब आप लोगों की तेज़ आवाज़ घर में गूंजती थी तो मेरा दिल कितना डर जाता था और मैं सारी रात डर के मारे डर कर रोते हुए गुजार देता था। आप लोग समझते थे कि आप मुझ पर इतना पैसा खर्च करते थे और समझते थे कि मैं खुश हूँ, पर जो खुशी और सुकून मुझे गरीबी में मिला है वो सारी ज़िंदगी मिल ही नहीं सकता था। जिस सच्ची खुशी और प्यार के लिए मैं सारी ज़िंदगी तरसता रहा वो मुझे निशा और उसके पिता से मिली है। प्रिंसिपल मैडम, जिन्होंने मुझे बेटे की तरह समझा, जिनके यहाँ मैं सिर्फ एक चौकीदारी की हैसियत से नौकर था, उन्होंने अपने बेटे की तरह मेरी शादी में शामिल होने का फैसला किया। पवन के पिता रोते हुए उसे देख रहे थे और उससे प्यार करके माफ़िया मांगने लगे। उन्होंने निशा के माता पिता को अपने साथ रखना चाहा तो निशा के पिता ने मना कर दिया कि उसकी माँ भी नहीं मानी। निशा की माँ बेटी के ससुराल का घर इतना बड़ा देखकर बोली, मेरा तो दम ही घुटने लगा। वो पति से बोली, शुक्र है कि आप वहाँ पर रहने के लिए नहीं माने। जो सुकून मुझे अपने इस घर में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। मैं ये जान गई हूँ कि चाहे गरीब ही क्यों ना हो, अपने घर का इंसान राजा ही होता है और मुझे ही पैसों का लालच पड़ा हुआ था। आप जो कपड़े प्रेस के लिए लाते थे वो मैं चोरी चोरी खुद भी पहनती थी और निशा को भी ज़बरदस्ती पहना देती थी। वो बहुत हिचकिचाती रहती थी पर मैं उसे ज़िद करके कपड़े पहना देती थी। निशा के पिता बोले, ऊपर वाले से माफ़ी मांगो, शुक्र है भगवान का कि मेरी बेटी अच्छे नेचर की है और बहुत अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई है। हमने तो उसे गरीब इंसान समझकर अपनी बेटी की शादी कर दी थी, पर वो तो बहुत अमीर निकला। और मुझे हैरत ये भी है कि मैं समझाता तुम उसकी अमीरी का सुनकर खुशी से नाचोगी, पर तुम नॉर्मल ही रही। निशा की माँ शर्मिंदा होकर बोली, क्या मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान अच्छा हो तो अमीरी गरीबी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। पवन ने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है। कितना बेइज्जत करके मैंने उसे बातें सुनाई, लेकिन उसने पलटकर कभी एक जवाब तक नहीं दिया। उसके पिता के सामने तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकी। अब जब भी मौका मिलेगा उससे माफ़ी मांग लूँगी। निशा अपने शानदार से बेडरूम में बैठी हुई थी और पवन ने उसका प्यार से हाथ पकड़ रखा था। कहा कि अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बहुत सी शॉपिंग कराऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। निशा ने कहा कि मुझे तुमने शादी के पहले ही दिन से सारी की खुशियाँ दे दी थीं और बाइक पर बैठाकर भी मुझे उतना ही खुशी मिलती थी जितना शायद दुनिया घूमकर भी नहीं मिले। मैं पैसों की भूखी बिल्कुल नहीं हूँ, पवन ने प्यार से कहा। मैं जानता हूँ। और शादी के कुछ समय बाद मैंने प्रिंसिपल मैडम को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। वो काफ़ी हैरान हुई और बहुत ज़्यादा खुश भी कि निशा के आगे की ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। निशा ने कहा, बस मेरे पिता का सहारा बने रहना, मैं और भी खुश हो जाऊंगी और कुछ भी नहीं मांगूंगी। वो बोला, हमें उन्हें अपने साथ ही रखेंगे और मेरे पिता भी इस बात से बहुत खुश होंगे।
उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पिता और माँ को हमारे घर में ही रख लूँगा। इस पर निशा खुशी से झूम उठी और वो दोनों निशा के मायके जाकर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। निशा की माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे हमारे ऊपर वैसे भी बहुत उपकार हैं, हमें यहीं रहने दो, हम यहीं खुश हैं, बस तुम दोनों हमसे मिलने आते रहना, इससे ही हम दोनों खुश हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत बेइज्जत किया। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पवन ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, आप ऐसे बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपने जो भी किया, मैंने कभी भी किसी बात को अपने दिल पर नहीं लगाया। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैंने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। आप हमारे साथ हमारे घर पर चलो। लेकिन वो मना करने लगी, बोली, बेटा इस बात को छोड़कर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगी, लेकिन बेटी के ससुराल में नहीं रहूँगी, हम यहीं ठीक हैं। उसके ससुर भी बोले, बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। पवन कहने लगा, ये तो गलत बात है, मैं भी तो आपके घर में रहा, क्या ये मेरा घर नहीं था? मैंने हमेशा इसे अपना घर माना, इसी तरह आप मेरे घर को अपना घर समझकर वहाँ चलें। आप सोच रहे होंगे कि बहू के माता पिता बेटी के ससुराल में रहेंगे तो उसके सास ससुर क्या कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है, मेरे पिताजी ने ही आपको घर पर लाने के लिए भेजा है। वो तो और खुश हो जाएंगे कि आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। ये सब सुनकर निशा भी बोली, जी पिताजी ये ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ही आप लोगों को लेकर आने के लिए बोला है, आप चलिए। यहाँ पर आपको इतनी परेशानी होती है, और अब तो बरसात का मौसम आ गया, बारिश में घर टपकेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। वो घर भी तो आपका ही है, मैं आपके कपड़े पैक करती हूँ। उन दोनों के इतना कहने पर वो मान गए और उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गए। पवन अपनी बड़ी काली गाड़ी में बिठाकर उन्हें अपने आलीशान घर में ले आया। निशा के माता पिता को देखकर पवन के घर वाले बहुत खुश हो गए और उन दोनों को बहुत इज्जत दी। सब साथ में हंसी खुशी रहने लगे। कुछ महीने के बाद निशा की गोद भर गई और उनके घर पर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। पवन और निशा ने उसका नाम विनीश रखा। ये नाम उन दोनों पर मिल रहा था। उसके नाना नानी और दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे। इस बच्ची के आने से उन दोनों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई थीं। तो दोस्तों, इस कहानी